हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं उपस्थित हो चुकी हूँ आपके अगले वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम बात करेंगे छायावाद के महान स्तंभों में से एक और हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण या महान साहित्य शिल्पी महाकवि जयशंकर प्रसाद की। तो सबसे पहले हम इनके जन्म के विषय में जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म हुआ 30 जनवरी 1890 में काशी में गोवर्धन सराय नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। काशी में कहाँ पर हुआ? गोवर्धन सराय में। कहीं पर 1890 इनका जन्म शताब्दी मिलती है और कहीं पर 1889 मिलती है, तो दोनों ही आप याद रख लीजिएगा। अगर पेपर में 1889 पूछता है तो ये भी ठीक है, अगर 1890 लिखता है तो वो भी ठीक है। दोनों में से एक ही ऑप्शन में आएगा, दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, तो आप दोनों ही याद रखिएगा। गलत कोई भी नहीं है, क्योंकि कुछ विद्वान 1889 मानते हैं और कुछ विद्वान जो है वो 1890 मानते हैं, तो दोनों ही आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ? 30 जनवरी 1890 में। कहाँ हुआ? काशी में हुआ और गोवर्धन सराय मोहल्ले में इनका जन्म हुआ। तो इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था देवी प्रसाद। माता का नाम था मुन्नी देवी। माता का नाम था मुन्नी देवी। इनके बचपन का नाम झारखंडी था। और इनके गुरु का नाम था, गुरु कौन थे इनके? मोहिनी दास, जिनका उपनाम था रस्मे सिद्ध। तो कहीं पर मोहिनी दास दिया हुआ मिलता है इनके गुरु का नाम, और कहीं पर रस्मे सिद्ध। ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इनके भाई का नाम था शंभू रत्न, और इनकी पत्नियां 3 इन्होंने अपने जीवन में विवाह किए थे, और इनकी पत्नियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली पत्नी थी इनकी विंध्यावासिनी, दूसरी पत्नी थी सरस्वती, और तीसरी पत्नी का नाम था कमला। पुत्र जो थे इनके, पुत्र का नाम था रत्न शंकर। पुत्र कौन थे? रत्न शंकर। और इनका स्वयं का उपनाम था कलाधर। ये कलाधर नाम से ब्रज भाषा में लिखा करते थे। तो इनका जन्म कब हुआ? 30 जनवरी 1890 में। ये काशी के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और धनाढ्य परिवार में उत्पन्न हुए। उस समय काशी में या आसपास के क्षेत्रों में इनके परिवार को सुंगनी साहू के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये एक विशेष इत्र का व्यापार किया करते थे। तो इनके जो दादाजी थे, जिनका नाम था शिव प्रसाद साहू, ये दान देने में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, और देवी प्रसाद जी भी दान देने में तो प्रसिद्ध थे ही, साथ ही साथ कलाकारों का भी बहुत आदर मान सम्मान किया करते थे। तो घर के वातावरण के कारण, क्योंकि कलाकारों का आना जाना लगा रहता था, तो उस वातावरण का प्रभाव जो है वो जयशंकर प्रसाद पर पड़ता है, और काव्य लेखन में इनकी रुचि भी बन जाती है। जब ये केवल 9 वर्ष के ही थे, तो उन्होंने अपने गुरु रस्मे सिद्ध को एक सवैया लिख करके दिखाया।
ब्रज भाषा में वो सवैया लिखा हुआ था तो बहुत सुंदर था, जिसे पढ़कर के इनके पिताजी भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और चाहते थे कि प्रसाद जो है इस प्रतिभा को बहुत आगे तक लेकर जाए, और ऐसा हुआ भी। परंतु दुर्भाग्यवश इनके पिताजी का देहांत जब ये केवल 10 वर्ष के ही थे, उस अवस्था में इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। और इनकी माता मुन्नी देवी भी जब ये केवल 8 वर्ष के ही रहे होंगे तो उनका भी देहांत हो जाता है। परिवार में एक के बाद एक कष्ट आता है, एक के बाद एक विपदा आती है। इनके पिताजी की मृत्यु के बाद इनके परिवार में ऐसी फूट पड़ी कि जो परिवार काशी में अपनी संपन्नता, अपने वैभव के लिए जाना जाता था, वह परिवार जो है वो ऋण में दब जाता है। इनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो काशी के क्वींस कॉलेज में हुई। जैसा कि मैंने बताया कि इनका बचपन तो बहुत ही वैभव में, बहुत ही संपन्नता में बीता। इन्हें बचपन में बादाम खाने, व्यायाम करने, घर के कामों में हाथ बटाने, बागवानी करने, इन सब चीज़ों का बहुत शौक था और पढ़ने में भी इनका अच्छा मन लगता था, परंतु शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था। तो जैसा अभी बता रही थी मैं कि परिवार में फूट पड़ गई। फूट पड़ने के कारण पारिवारिक जो कुटुंब के लोग थे उनका बंटवारा हो गया और इनके परिवार के ऊपर उस समय 1 लाख का कर्ज आ गया। इनके बड़े भाई शंभू रत्न को इनके पिताजी की मृत्यु के पश्चात वो सारा उत्तरदायित्व अपने सिर पर लेना पड़ा। और जब प्रसाद केवल 13 वर्ष के ही थे तो इन्हें व्यापार में अपना हाथ बटाना पड़ा और दुकान पर जाया करते थे, लेकिन वही जब भी समय मिलता तो वही खातों के पिछले पन्नों पर कविताएं लिख देते थे। लेकिन परिवार के लोगों को उनकी इस तरह लेखन में रुचि बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। प्रसाद जी जब केवल 17 वर्ष के थे तो इनके भाई शंभू रत्न का भी देहांत हो जाता है। उस समय प्रसाद जी की आयु केवल 17 वर्ष की थी और 17 वर्ष के बालक के ऊपर पूरा उत्तरदायित्व अपने कुटुंब का पड़ जाता है। 8वीं तक ही इनकी औपचारिक शिक्षा हो पाई और उसके पश्चात इन्होंने स्वाध्याय द्वारा ही अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही साथ दर्शन, वेद, उपनिषद इत्यादि ग्रंथों का भी इन्होंने अध्ययन किया, जिसका स्पष्ट प्रभाव इनके काव्य पर और इनके साहित्य पर देखा जा सकता है। तो प्रसाद जी के जीवन में बहुत सारे दर्द आए, बहुत कठिनाइयाँ आई, बहुत से झंझावातों को इन्होंने झेला, परंतु इन्होंने कभी अपनी लेखनी को रुकने नहीं दिया। प्रसाद जी ने अपने जीवन में 3 विवाह किए। इनकी पहली पत्नी का नाम था विंध्यावासिनी। विंध्यावासिनी जो थी वो टीबी से ग्रसित थी। कहते हैं कि जो टीबी के जो कीटाणु थे वो विंध्यावासिनी के द्वारा ही इनके घर में प्रवेश कर गए थे और विंध्यावासिनी केवल शादी के बाद 8 वर्षों तक ही जीवित रही और 8 वर्षों के पश्चात वो काल के गाल में समा गई। भाभी के कहने पर इन्होंने दूसरा विवाह किया, परंतु जो दूसरी पत्नी सरस्वती देवी थी वो भी प्रसूतावस्था के दौरान इस संसार को छोड़ करके चली गई। अब जो प्रसाद जी थे उनके मन में घर बसाने की लालसा बिल्कुल भी नहीं रह गई थी, क्योंकि इतने सारी मौतों को देखने के पश्चात वो निराशा से भर गई। परंतु भाभी के बार बार समझाने पर और नाते रिश्तेदारों के जोर देने पर उन्होंने तीसरा विवाह किया। तीसरा विवाह किया तो उनकी पत्नी का नाम क्या था? कमला देवी था और कमला देवी से ही 1922 ईस्वी में इन्हें एकमात्र पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम इन्होंने रखा रत्न शंकर। तो इतने सारे झंझावातों को, इतने सारे दर्द दुखों को झेलने के पश्चात भी ऐसा साहित्य, ऐसा लेखन इन्होंने किया कि जिसने हिंदी साहित्य में इतिहास रच दिया।
जिसका सानी आज तक भी हिंदी साहित्य में कोई नहीं है। तो आज उन्हीं जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों की बात मैं करने जा रही हूँ, क्योंकि मुख्यतः क्या थे, वो कवि थे और इन्हें क्या माना जाता है, प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। अंकित कर लीजिए इस बात को, पेपर में पूछा भी जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद को कैसा कवि माना जाता है। तो कैसा कवि माना जाता है, इन्हें प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। इनका उपनाम क्या था, कलाधर उपनाम था। बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम था इनका झारखंडी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनकी काव्य कृतियों की। काव्य कृतियां, सबसे पहली जो इनकी काव्य कृति थी उसका नाम था उर्वशी, जो कब प्रकाशित हुई थी, 1909 में। और ये उर्वशी जो थी, ये इनकी रचना थी, चंपू काव्य था। ये क्या था, ये चंपू काव्य। चंपू काव्य क्या होता है, जो गद्य पद्य मिश्रित रचना होती है उसे चंपू कहा जाता है। ठीक है, दूसरी थी इनकी रचना वन मिलन। वन मिलन का प्रकाशन भी 1909 में हुआ। और तीसरी रचना थी इनकी प्रेम पथिक, नहीं प्रेम राज्य, इसका प्रकाशन भी 1909 में हुआ। चौथी इनकी रचना थी अयोध्या का उद्धार। क्या नाम था इसका, अयोध्या का उद्धार। और ये प्रकाशित हुई थी 1910 में। ये क्या है, ये एक कथा काव्य है। क्या है ये, कथा काव्य है, जिसमें क्या कथा है, लव द्वारा, जिसमें क्या है, लव द्वारा अयोध्या को, लव द्वारा अयोध्या को पुनः बसाने की कथा है इसमें। ठीक है, इसको पूरा कर लेना। इसमें क्या है, जैसा कि अयोध्या का उद्धार नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें क्या है, लव द्वारा अयोध्या को पुनः बसाने की कथा कही गई है। उसके बाद अगली इनकी रचना है शोकोच्छ्वास। शोकोच्छ्वास 1910 में ये भी थी। और अगली रचना है प्रभुवाहन। प्रभुवाहन कब प्रकाशित हुई थी, 1911 ईस्वी में। और अगली एक और रचना इनकी मिलती है जिसका नाम है कानन कुसुम। कानन कुसुम, ठीक है, तो कानन कुसुम मिलती है, इनकी रचना 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और ये क्या है, यह खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह है। यह क्या है, खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह है। ठीक है, क्योंकि प्रसाद जी ने लिखना किसमें शुरू किया था, इन्होंने ब्रज भाषा में लिखना शुरू किया था। ये उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, प्रभुवाहन, इन सब की भाषा क्या है, इन सब की भाषा है ब्रज भाषा। ठीक है, कानन कुसुम जो प्रकाशित हुआ 1913 ईस्वी में, यह खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह है। आ गया समझ में। उसके बाद अगली इनकी रचना मिलती है जिसका नाम है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक जो कब प्रकाशित हुई थी, 1914 ईस्वी में। और इसमें प्रेम पथिक की क्या विशेषता है कि पहले 1909 ईस्वी में ब्रज भाषा में प्रकाशित हुई थी। 1909 में ब्रज भाषा में प्रकाशित हुई थी इंदु पत्रिका में। ठीक है, और बाद में इन्हीं ब्रज भाषा की कविताओं का रूपांतरण कर दिया गया। कौन सी बोली में, खड़ी बोली में रूपांतरण। ठीक से लिख लेना इसको,
दोबारा से बता देती हूँ। प्रेम पथिक कब प्रकाशित हुई? 1914 ईस्वी में। पहले क्या थी ये? ब्रज भाषा में प्रकाशित हुई थी 1909 में। फिर इन्हीं ब्रज भाषा की कविताओं का क्या कर दिया गया? खड़ी बोली में रूपांतरण कर दिया गया। ठीक है, आया समझ में? इसीलिए ये क्या है? महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद इनकी एक रचना है जिसका नाम है चित्राधार। चित्राधार, जिसका प्रकाशन हुआ था 1918 ईस्वी में। चित्राधार क्या है? इनकी ब्रज भाषा की कविताओं का संकलन है। ब्रज भाषा की कविताओं का संकलन। सारी बातें ये साथ साथ नोट करते रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में बहुत बार पूछ ली जाती हैं। तो चित्राधार क्या है? इनकी ब्रज भाषा की कविताओं का संकलन है। परंतु इसके विषय में भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जब चित्राधार 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई तो इस 1918 वाले संस्करण में क्या था? इसमें कहानी भी थी, निबंध भी थे, छोटा मोटा कोई नाटक भी था और काव्य तो थे ही, कविताएं तो थी ही थी। ठीक है, तो जब शुरू वाला संस्करण 1918 वाला जो संस्करण प्रकाशित हुआ था उसमें कहानी, निबंध, नाटक, कविताएं सब कुछ था। परंतु यही जब 1928 में दूसरे संस्करण में प्रकाशित हुआ तब केवल इसमें ब्रज भाषा की रचनाओं को ही, कविताओं को ही संकलित किया गया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो इसे अंकित कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चले, दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, उर्वशी कब प्रकाशित हुआ? 1909 में। क्या था ये? चंपू काव्य था। वन मिलन 1909 में ही, प्रेम राज्य 1909 में। तो उर्वशी, वन मिलन और प्रेम राज्य कब की रचनाएं हैं? ये 1909 की। ठीक है, अयोध्या का उद्धार 1910 की, शोकोच्छवाच भी 1910, प्रभुवाहन 1911, कानन कुसुम खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य 1913, प्रथम पथिक 1914 ईस्वी में। इसमें क्या है? ब्रज भाषा की जो कविताएं थी उनका खड़ी बोली में रूपांतरण किया गया है। चित्राधार 1918 में। पहले क्या था? इसमें कहानी, निबंध, नाटक सब कुछ था और बाद में 10 वर्ष के पश्चात जब ये दोबारा प्रकाशित हुआ तो इसमें केवल ब्रज भाषा की कविताओं को ही रखा गया। और एक महत्वपूर्ण बात और है कि ये जो सारी की सारी जो शुरुआती रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की, इनके लिए माना जाता है कि जयशंकर प्रसाद पर पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय की संस्कृत निष्ठ शैली, इन पर क्या मिलता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की संस्कृत निष्ठ शैली का प्रभाव मिलता है, क्योंकि इनमें क्या है? स्थूलता है और सूक्ष्मता नहीं है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की संस्कृत निष्ठ शैली का प्रयोग मिलता है, क्योंकि इसमें क्या है? स्थूलता हमें देखने को मिलती है। जो छायावाद के भावों की सूक्ष्मता है वो इन कविताओं में देखने के लिए नहीं मिलती। ठीक है, आगे समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी छायावादी रचनाओं की। अंकित कर लीजिए, क्योंकि इन्हें क्या माना जाता है? इन्हें छायावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है और इन्हें छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। लिख लीजिए, छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को। और इन्हें क्या कहा जाता है? छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। और ये क्या है? छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को। छायावाद का विष्णु कहा जाता है पंत को। और छायावाद का रुद्र या महेश कहा जाता है निराला जी को। ठीक है, अब हम इनकी छायावादी रचनाओं की बात करेंगे। छायावादी रचनाएं,
जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी छायावादी रचनाएं, सबसे पहली जो इनकी छायावादी रचना है झरना है, जो कब प्रकाशित हुई थी 1918 ईस्वी में। झरना में जो कविताएं संकलित हैं, उन कविताओं में जो कवि है उन्होंने अपने मन की सूक्ष्म भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। तो बहुत ही सुंदर रूप में अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो इसी कारण से इस झरना को छायावाद की प्रथम रचना माना जाता है। तो छायावाद की प्रथम रचना कौन सी है? झरना है। झरना को क्या माना जाता है? छायावाद की प्रथम रचना। छायावाद की प्रथम रचना। और इसे छायावाद की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। छायावाद की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। इसकी जो कविताएं हैं वो प्रसाद ने 1917 के बीच जो कविताएं लिखी, उन सब का संकलन जो है वो झरना में मिलता है। ठीक है, छायावाद की प्रथम रचना है और इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी माना जाता है। और इसमें क्या है, 1914 से 1917 के बीच की रचनाएं संकलित हैं। कहने का मतलब ये है कि द्विवेदी युग में ही ये छायावादी रचनाओं की सृष्टि करने लगे थे, उनका सृजन करने लग गए थे। ठीक है, अगली इनकी रचना है जिसका नाम है आंसू। ये भी एक छायावादी रचना है और इसका प्रकाशन हुआ था 1925 में। ये क्या है? यह एक विरह प्रधान स्मृति काव्य है। विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसकी क्या विशेषता है कि इसमें कवि ने अपनी व्यक्तिगत प्रेमानुभूति का चित्रण किया है, परंतु ये व्यक्तिगत प्रेमानुभूति अंत तक आते आते विश्व कल्याण की भावना में बदल जाती है। मतलब कि इन्होंने अपने मन के विषाद, अपने मन की निराशा को विश्व कल्याण की भावना से जोड़ते हुए आशा और विश्वास में इस कविता के अंत में या इस काव्य संकलन के अंत में बदल दिया है। इसमें कुल जो है वो 133 छंद मिलते हैं। कुल कितने छंद हैं? 133 छंद हैं। और इसकी रचना जो है वो सखी या आनंद छंद में की गई है। इस छंद का क्या नाम है? सखी या आनंद छंद। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। हिंदी का क्या कहा जाता है? इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अंकित कर लीजिएगा। झरना को क्या कहा जाता है? छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। और ये क्या है? ये एक विरह प्रधान स्मृति काव्य है। कुल छंद कितने हैं इसमें? 133 है। सखी या आनंद छंद में ये रचित है। और आंसू ये कब प्रकाशित हुई? ये 1925 में प्रकाशित हुई। इसकी क्या विशेषता है कि अपने जो दुख की अनुभूति है, इसे कवि जो अंत है में क्या है वो विश्व कल्याण की भावना के कारण सुख में या आशा और विश्वास में बदल देता है। ठीक है, तो अगला हमारा काव्य संग्रह है जिसका नाम है लहर। क्या नाम है? लहर। कब प्रकाशित हुआ? 1933 ईस्वी में। और इसमें क्या है? इसमें इनकी गीति कला का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। इसमें क्या मिलता है? इनकी गीति कला का उत्कृष्ट रूप मिलता है। ठीक है,
और इसमें इनकी प्रौढ़ रचनाएं संकलित हैं। क्या है? प्रौढ़ रचनाएं संकलित है। और इसकी क्या विशेषता है कि इसमें कुछ लंबी कविताएं भी संकलित हैं, जैसे शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। दूसरी है इसमें पेशोला की प्रतिध्वनि। पेशोला की प्रतिध्वनि। तीसरी है इसमें प्रलय की छाया। प्रलय की छाया। और चौथी है अशोक की चिंता। अशोक की चिंता। इनमें क्या है, कवि ने ऐतिहासिक प्रसंगों की मार्मिक अवतारणा की है। और ये सारी की सारी जो लंबी कविताएं हैं, ये क्या है? ये लंबी कविताएं हैं। क्या है? ये लंबी कविताएं हैं। जैसे निराला की है ना राम की शक्ति पूजा, और मुक्ति बोध की है अंधेरे में, उसी प्रकार से ये क्या है, ये चारों जो कविताएं हैं ये लंबी कविताएं हैं। और इसमें ऐतिहासिक प्रसंगों के माध्यम से कवि ने मार्मिकता की अनुभूति अपनी दर्शाई है। और ये सारी कविताएं जो हैं वो किस में रचित है? ये मुक्त छंद में रचित है। ठीक है, छंद कौन सा है इनमें? मुक्त छंद मिलता है। आगे समझ में? ठीक है, इसको इरेज कर दें। और इसमें क्या है, इनकी गीति कला का उत्कृष्ट रूप मिलता है। सबसे अधिक प्रौढ़ रचनाएं इनकी इसमें संकलित हैं। 4 लंबी कविताएं मिलती हैं, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, अशोक की चिंता। ये सारी क्या है? लंबी कविताएं हैं। अब बात करते हैं इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कृति, जिसने क्या है, हिंदी साहित्य में इतिहास रच दिया। और उसके समान आज तक कोई भी रचना हिंदी साहित्य में नहीं हो पाई है, जिसका क्या नाम है? कामायनी। ठीक है, कब प्रकाशित हुई थी? ये 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और ये इनके जीवन की अंतिम रचना है। क्या है ये? इनके जीवन की अंतिम रचना है। ठीक है, इनके जीवन की ये अंतिम रचना है। इसमें क्या मिलता है? इसमें शैव दर्शन का प्रतिपादन मिलता है। ठीक है, शैव दर्शन है। और दर्शन और इसमें क्या मिलता है? आनंदवाद। आनंदवाद या समरसता मिलती है। समरसता। ठीक है, और ये कौन से छंद में रचित है? ये ताटंक छंद में रचित है। सर्ग कितने हैं इसमें? इसमें 15 सर्ग हैं। ठीक है, ये क्या है? यह एक प्रतीकात्मक महाकाव्य है। प्रतीकात्मकता का क्या मतलब है? जब मन की अनुभूतियों को पात्रों का रूप दे दिया जाता है तो वहाँ क्या होती है? वो प्रतीकात्मकता होती है वहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे सारे के सारे इनकी विशेषताएं हैं। किसकी है? कामायनी सर्ग की। कामायनी जो इनका काव्य संग्रह है उसकी विशेषताएं हैं। कामायनी कब प्रकाशित हुआ? 1936 में। शैव दर्शन का प्रतिपादन इसमें मिलता है। और ताटंक छंद है। सर्ग कितने हैं? 15 है। और ये क्या है? प्रतीकात्मक महाकाव्य है। इसका कथानक तो बहुत संक्षिप्त है, परंतु लेखक ने मनोविकारों के माध्यम से इसे दर्शा करके इसे व्यापक रूप दे दिया है। इसमें उस घटना का वर्णन है जब जल प्रलय में संपूर्ण देव जाति नष्ट हो जाती है और केवल एक मनु बच जाते हैं, जो अपनी नाव को हिमालय पर ले जाते हैं और किसी तरह से अपनी जान बचा लेते हैं। परंतु हिमालय पर जब वो बैठते हैं तो वो चिंता से बिल्कुल दुखी होते हैं कि मैं अकेला बचा हूँ, अब बचकर भी क्या करूँगा।
तो इतने में उन्हें श्रद्धा दिखाई देती है। श्रद्धा भी ढूंढते इधर उधर घूमते घामते मनु के पास पहुंच जाती है और फिर दोनों मिलकर के सृष्टि का पुनः निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, इसकी कथा दर्शाई गई है। तो इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 15 सर्ग हैं और इन 15 सर्गों को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। देखिए, कामायनी को चिंता नहीं आशा है। कामायनी को चिंता नहीं आशा है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा है काम में। क्योंकि श्रद्धा है काम में। कामायनी को चिंता नहीं आशा है क्योंकि श्रद्धा है काम में। वासना से लज्जा आई। वासना से लज्जा आई। कर्म से ईर्ष्या हुई। कर्म से ईर्ष्या हुई। वासना से लज्जा आई, कर्म से ईर्ष्या हुई। वासना से लज्जा आई, कर्म से ईर्ष्या हुई। ईड़ा ने स्वप्न देखा। ईड़ा ने स्वप्न देखा। ईड़ा ने स्वप्न देखा। निर्वेद है संघर्ष का। निर्वेद है संघर्ष का। ईड़ा ने स्वप्न देखा। निर्वेद है संघर्ष का। दर्शन हुए रहस्य के। दर्शन हुए रहस्य के। रहस्य के। रहस्य से आनंद मिला। रहस्य से आनंद मिला। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये कामायनी के 15 सर्ग हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से इसे कर्मवार्त तरीके से याद रखा जा सकता है। नंबर 1 चिंता, नंबर 2 आशा, नंबर 3 श्रद्धा, नंबर 4 काम, नंबर 5 वासना, नंबर 6 लज्जा, नंबर 7 कर्म, नंबर 8 ईर्ष्या, नंबर 9 ईड़ा, नंबर 10 स्वपन, नंबर 11 निर्वेद, 12 संघर्ष, 13 दर्शन, 14 रहस्य और 15वां था अंतिम सर्ग जो क्या है आनंद सर्ग। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि कामायनी को चिंता नहीं आशा है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा है काम में। वासना से लज्जा आई और कर्म से ईर्ष्या हुई। ईड़ा ने स्वप्न देखा। क्या देखा? कि निर्वेद है संघर्ष का। और फिर उसे दर्शन हुए रहस्य के। रहस्य से क्या मिला? जान करके आनंद मिला। तो ये थी इसकी ट्रिक। इसे आप इस ट्रिक को याद करके आप बड़ी आसानी से जो है इसके 15 सर्गों को याद कर सकते हैं। अब कामायनी के विषय में विद्वानों के मत देख लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लिख लीजिए आप कामायनी के विषय में विद्वानों के मत। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी की। आचार्य शांति प्रसाद है मेरे ख्याल से। आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी ये क्या कहते हैं? कामायनी को छायावाद का उपनिषद। क्या कहते हैं?
छायावाद का उपनिषद किसको? कामायनी को। पंत क्या कहते हैं? सुमित्रानंदन पंत लिखते हैं ये हिंदी का ताजमहल है। हिंदी का ताजमहल किसने कहा कामायनी को? सुमित्रानंदन पंत ने। ठीक है। और मुक्तिबोध इसे क्या कहते हैं? इसे फैंटेसी काव्य कहते हैं। मुक्तिबोध क्या कहते हैं? फैंटेसी काव्य कहते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र जन जीवनवादी काव्य कहते हैं। जन जीवनवादी काव्य कहते हैं। और क्या नाम है? पद्म सिंह शर्मा इसे क्या कहते हैं? जनवादी काव्य कहते हैं। जनवादी काव्य। ठीक है। और नंद दुलारे वाजपेयी से क्या कहते हैं? नए युग का प्रतिनिधि काव्य, प्रतिनिधि महाकाव्य। नामवर सिंह क्या कहते हैं? आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य का प्रतिनिधि महाकाव्य। ठीक है। और निराला कहते हैं रहस्यवाद का प्रथम महाकाव्य। रहस्यवाद का प्रथम महाकाव्य। ठीक है। ये अंकित कर लीजिएगा सारे। आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी छायावाद का उपनिषद कहते हैं। पंत हिंदी का ताजमहल कहते हैं। मुक्तिबोध फैंटेसी। डॉक्टर नगेंद्र जनजीवनवादी काव्य कहते हैं। पद्म सिंह शर्मा जनवादी काव्य कहते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी और नामवर सिंह एक ही बात करते हैं, केवल शब्दों का फर्क है। वो नए युग का प्रतिनिधि महाकाव्य कहते हैं या आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य कहते हैं। निराला क्या कहते हैं? रहस्यवाद का प्रथम महाकाव्य इसे संज्ञा देते हैं। ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए। इन्हें कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। इन्हें कामायनी पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? मंगला प्रसाद। ठीक है। और इनकी प्रथम कविता कौन सी थी? इनकी प्रथम कविता थी सावन पंचक इनकी प्रथम कविता थी, जो कब प्रकाशित हुई थी? 1906 में भारतेंदु पत्रिका में प्राप्त हुई थी। कहाँ प्रकाशित हुई थी? भारतेंदु पत्रिका में। और ये भारतेंदु पत्रिका कहाँ से निकलती थी? वृंदावन से निकलती थी। और इसके जो प्रकाशक थे वो थे राधा चरण गोस्वामी। और ये क्या मानते थे? अपने आप को छोटा भारतेंदु मानते थे। राधा चरण गोस्वामी अपने आप को क्या कहते थे? छोटा भारतेंदु कहते थे। ठीक है। सावन पंचक इनकी प्रथम कविता थी। और प्रथम छायावादी कविता की अगर बात करें तो वो थी प्रथम प्रभात। ये कब प्रकाशित हुई थी? 1918 ईस्वी में। इनकी प्रथम छायावादी कविता पूछे तो प्रथम प्रभात।
और इनके जीवन की प्रथम कविता पूछे जो प्रकाशित हुई थी तो कौन सी थी? सावन पंचक। कहाँ प्रकाशित हुई थी? भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। भारतेंदु पत्रिका कहाँ से निकलती थी? वृंदावन से। और इसके प्रकाशक या संपादक थे राधाचरण गोस्वामी, जो क्या थे छोटा भारतेंदु अपने आप को मानते थे, और वैसे ही भारतेंदु युग के कवि हैं राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, तो आज के व्याख्यान में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्याख्यान पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके अवश्य बता दीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।